हिस्सा 1। मेरे दामाद का फोन मेरी किचन की मेज पर रह गया था और उसकी मां के सिर्फ एक पैगाम ने मेरे सीने से 4 साल पुराने गम के सारे जख्म एक बार फिर नोच डाले। इस पर सिर्फ इतना लिखा था, फौरी आओ, ज़ैनब ने फिर बाहर निकलने की कोशिश की है। ज़ैनब, मेरी बेटी, मेरी मुरादों वाली बेटी, वो बेटी जिसे मैंने बंद ताबूत में दफना दिया था, क्योंकि मेरे दामाद ने मुझे बताया था कि हादसे ने इसे नाकाबिले शनाख्त कर दिया है। जब किचन के काउंटर से दाल का पानी साफ करते हुए फोन अचानक थरथराया तो मैंने जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखा था। मैं अपनी बेटी की तस्वीर की कसम खाकर कहती हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर मेरी सिमधन का नाम चमका और फिर वो पैगाम नमूदार हुआ, फौरी आओ, ज़ैनब ने फिर बाहर निकलने की कोशिश की है। कपड़ा मेरे हाथ से छूट गया। एक लम्हे के लिए मेरा लाहौर का छोटा सा किचन मेरी नजरों से ओझल हो गया। हिस्सा 2। प्रेशर कुकर की सीटी मुसलसल बज रही थी, दीवार पर लगी घड़ी टुक टुक कर रही थी और इलायची वाली चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। लेकिन मैं सिर्फ मेज का किनारा पकड़े खड़ी थी और खुद को गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। ज़ैनब, मेरी मासूम बच्ची, जो दोनों कलाइयों में कांच की चूड़ियां पहनती थी, मेरी वो लाडली, जो घर में भागते हुए दाखिल होती और जोर से कहती, उम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी वो बेटी, जिसके जनाजे पर मैं 4 साल से रो रही थी। एक ऐसा जनाजा जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था, एक ऐसा वजूद जिसे मैं छू तक ना सकी, एक ऐसा चेहरा जिसे आखिरी बार चूमने की इजाजत भी ना मिली। हिस्सा 3। क्योंकि अरसलान ने अस्पताल में रोते हुए कहा था कि जीटी रोड पर होने वाला हादसा बहुत ज्यादा हौलनाक था। उम्मीद खुदा के लिए उन्हें इस हालत में मत देखे। इसने इमरजेंसी वार्ड में सिसकते हुए कहा था। इसकी मां परवीन बेगम ने भी मेरे कंधे थाम लिए थे। इसका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद रखो, एक मां के लिए यही बेहतर है। मैंने उनकी हर बात मान ली, खुदा मुझे मुआफ करे। मैंने उनकी हर बात पर यकीन कर लिया। 4 साल तक मैं ज़ैनब की तस्वीर के सामने हर मगरिब दुआ करती रही। 4 साल तक मैं कब्र पर ताज़ा गुलाब रखती रही और 4 साल तक खुदा का शुक्र अदा करती रही कि इसने मुझे इतना फर्माबरदार दामाद दिया। हिस्सा 4। अरसलान घर का सौदा सलफ लाकर देता था, बिजली के बिल जमा करवाता था, हर ईद पर मेरे घुटनों को हाथ लगाकर मुझसे दुआ लिया करता था। सबके सामने मुझे उम्मी कहता था। ज़ैनब मुझसे वदा लेकर गई थी कि मैं आपका ख्याल रखूंगा। वो अक्सर मुझसे ये बात कहता था और मैं अपने हाथों से नवाले बनाकर इसे मोहब्बत से खिलाती थी। मगर आज सुबह इसका भूला हुआ फोन मुझे एक और ही हकीकत बता रहा था। मेरी बेटी मरी नहीं थी, इसे कहीं कैद रखा गया था। स्क्रीन दोबारा रोशन हुई। परवीन बेगम का एक और पैगाम आया, जल्दी करो अरसलान, अगर तुम्हारी सास पूछे तो कह देना आज बहुत मसरूफ हो। लड़की तुम्हारा नाम पुकार पुकार कर चीख रही है। लड़की, ज़ैनब नहीं, बहू नहीं, सिर्फ लड़की। मेरी टांगों की जान निकल गई। मैंने कांपती उंगलियों से फोन उठाया और पूरी चीट खोल ली। वहां कुछ धुंधली तस्वीरें मौजूद थीं। एक स्टील की प्लेट रखी हुई थी जिसमें सूखी रोटी और पुतली दाल थी। नींद की गोलियों का एक खाली पत्ता पड़ा था। एक लोहे का दरवाजा नजर आ रहा था जिसे अंदर से नाखूनों से खुरूचा गया था। फिर मैंने वो तस्वीर देखी जिसने मेरी रूह के टुकड़े कर दिए। एक कमजोर सा हाथ शीशे पर टका हुआ था। इस कलाई पर वही काला धागा बंधा था जिसमें सोने का छोटा मोती परोया था। वही कड़ा जो मैंने ज़ैनब की सालगिरह पर दिया था, वही कड़ा जो उसके हाथ पर बांधा था और जिसके बारे में अरसलान ने कहा था कि वो हादसे की आग में जल गया था। मेरे हल्क से चीख निकलने वाली थी, मगर मैंने अपना मुंह दबा लिया। इसी लम्हे बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा।
अरसलान वापस आ चुका था। यकीनन इसे अपना फोन याद आ गया था। घर का दरवाजा इसी चाबी से खुला जो मैंने इसे बेटा समझ कर दी थी। उम्मी, इसने बाहर से आवाज लगाई। मैं अपना मोबाइल भूल गया था। मैंने मेज की तरफ देखा। फोन अब भी मेरे हाथ में था। चीत पूरी तरह खिली हुई थी। अरसलान किचन में दाखिल हो चुका था और उसकी नजर सीधी स्क्रीन पर पड़ी। इसके चेहरे की मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। क्या आपने ये सब पढ़ लिया है? इसने धीमी आवाज में पूछा। मुझसे कुछ भी बोला ना गया। वो एक कदम और आगे बढ़ा। उम्मी, मेरी बात सुने। कोई बेवकूफी मत कीजिएगा। इसी लम्हे मुझे सब समझ आ गया। वो शख्स जो कब्रिस्तान में रो रहा था, वो मेरी बेटी के लिए नहीं रो रहा था। वो सिर्फ मुझे खामोश रखना चाहता था। कहाँ है ज़ैनब? मैंने कांपती आवाज में पूछा। अरसलान ने अपने पांव से दरवाजा बंद कर दिया, आहिस्तगी से, और नजरें मुझ पर जमा दें। आपको कोई गलतफहमी हुई है, इसने सर्द लहजे में जवाब दिया। कहाँ है मेरी बेटी? मैंने दोबारा पूछा। इसका पूरा चेहरा बदल चुका था। वो मासूम और गमज़दा शौहर कहीं गायब था। वो तमीज़दार दामाद भी खत्म हो चुका था जो हर ईद पर मिठाई लाता था। अब मेरे सामने एक और शख्स खड़ा था, सर्द, खौफनाक और इंतहाई घिनौना। ज़ैनब मर चुकी है उम्मी, इसने धीमी मगर जहरीली आवाज में कहा, और आपके लिए यही बेहतर है कि वो मरी हुई ही रहे। फोन मेरे हाथ में दोबारा थरथराया। इस बार कोई पैगाम नहीं आया था। ये एक कॉल थी, परवीन बेगम की कॉल। अरसलान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फोन मुझे दे, इसने हुक्म दिया। मैंने फोन अपने सीने से लगा लिया। इसका लहजा मजीद खतरनाक हो गया। आप नहीं जानती कि वो अब क्या बन चुकी है। खौफ मुझे रोकने ही वाला था कि मेरे अंगूठे ने स्क्रीन छू ली। मैंने कॉल उठा ली। 2 सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आती रही। फिर किसी दूर और तारीक जगह से एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। उम्मी, इसे फोन मत देना। ये ज़ैनब की आवाज थी। मेरी बेटी जिंदा थी और 4 साल बाद पहली बार वो मुझसे मदद मांग रही थी।